हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में आप इस समय पढ़ेंगे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या जिन तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आप परीक्षा कोई सी भी दे रहे हो या किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो जिनमें मैथमेटिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत चलित 4 घंटियां का एक साथ बजने के बाद क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट तथा 1 घंटा 45 मिनट के बाद बजती हैं। विद्युत से चलने वाली घंटियां हैं, बिजली से, और 4 घंटियां हैं जो एक साथ बजने के बाद क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट तथा 1 घंटा 45 मिनट के बाद बजती हैं। यदि यह दोपहर 12 बजे एक साथ बजी हो, मतलब ये तो अलग अलग बजने का समय ऊपर दिया गया। अब कह रहे हैं कि यदि 12 बजे दोपहर में एक बार ऐसा हुआ कि ये साथ बजी सब, तो पुनः इकट्ठे कब बजेंगी, मतलब फिर से सब जो है एक साथ कब बजेंगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलते हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, ये घंटियों से संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, और इनमें हमें क्या करना होता है कि हमको जो है इसमें इनका लासा निकालना पड़ता है। लेकिन पहले जरा हम समझ लें कि कैसे हमें क्या समझना है। तो हम ये देखेंगे कि 4 घंटियां हैं और ये अलग अलग समय पर 30 मिनट, 1 घंटा और 1 घंटा 30 मिनट और 1 घंटा 45 मिनट के बाद ये बजती हैं, ऐसे इतने अंतर पर। तो ये क्या है? घंटियों के बजने के मध्य का अंतर है, बजने के मध्य का अंतर है ना ये। तो आप लिख सकते हैं कि घंटियां बजने में मध्यांतर। फिलहाल लिखने की क्या जरूरत है, आपको तो टिक करना है, लेकिन आप सॉल्व करने के लिए, अपने समझने के लिए आप इसको नोट करने के लिए कर सकते हैं कि घंटियां बजने में मध्यांतर, मतलब घंटियां जो बज रही हैं उनके मध्य का जो अंतर है वो क्या है? वो है मध्यांतर। आप लिख ही लें तो आपको समझ में आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूं। घंटियों में जो बजने का जो मध्यांतर है वो है 30 मिनट, और 1 घंटा मीन्स कितने मिनट? 60 मिनट। सबको मिनट में कर लें तो बढ़िया रहेगा। 1 घंटा 30 मिनट, इसका मतलब 60 मिनट और 30 मिनट, और 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 और 30 90 मिनट। और इसके बाद अगला है 1 घंटा 45 मिनट, मीन्स 60 और 45, इसका मतलब 105 मिनट। ये तो इनके बीच जो बजने का अंतर है वो हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या करना है हमें तो ज्ञात ये करना है कि ये दोबारा एक साथ फिर से कब बजेंगी, जबकि एक दिन क्या हुआ है, 12 बजे ये बजी हैं दोपहर में। तो अब ये कब बजेंगी, मतलब कितने समय के बाद बजेंगी, कितने घंटे के बाद बजेंगी। अगर ये क्लियर हो जाए तो हम 12 बजे के बाद उतने घंटे जोड़ देंगे तो समय पता चल जाएगा कि कितने बजे ये फिर से बजी हैं, तो यह बजेंगी। तो चलिए हम देखते हैं, पहले उस समय को हम निकालें कि कितना समय लगेगा। दोबारा इकट्ठा बजने के समय में अंतर के लिए हम क्या करेंगे? समय में अंतर के लिए, मतलब जो समय उसमें लगेगा, उस समय अंतर या समय में अंतर को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनका लासा निकालना पड़ेगा। और लासा हम जरा देख लें किसका किसका निकालना है, यही जो आपने नोट किया है। तो आप देखिए, लासा निकालते हैं 60, 90 और 5 का नोट कर लेते हैं, और इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। अब तो करेंगे, सबसे पहले हम 2 से कर लेते हैं। 2 से करते हैं तो ये 15 बार होगा, ये 30 बार। देखो 15 दूना 30 होता है, इसलिए 15 हो गया, और 2 से ये 2 3 6 0, और क्या हुआ, 2 चौको 8 और 1 बचेगा 10, 2 पंजे 10, 45 गुना 90। इस प्रकार से
105 डिवाइड, इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको हम करते हैं फिर 3 से, 15, सॉरी यहां पर हमें क्या लिखना है 5, 3 पंजे ये 5 हो गया, 3 पंजे 15 और 3 दहम 30 और 15 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 और 3 का 9, एक बचेगा 15, तो 3 पंजे 15। फिर से आप करना चाहें तो आप फिर से कर लेंगे, अभी 3 से और डिवाइड हो जाएगा, 5 में तो भाग नहीं, 10 में भी नहीं जाएगा, 3 पंजे 15 और 35। अब आप कर सकते हैं 5 से, अभी 2 से भी एक बार डिवाइड हो जाएगा, 2 पंजे 10, लेकिन हमने ऊपर नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं, बाद में देख लेते हैं। 5 से कर लेते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। और इसको देखते हैं, अभी ये 7 से जाएगा और 2 से जाएगा, तो चलिए हम 2 से कर लेते हैं एक बार और काम खत्म हो जाए। 2 एकम 2, 1 और 7, फिर हमने 7 को किया और 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसलिए सॉरी 7 एकम 7 होना चाहिए, तो 1 यहां लिखना है। क्या करेंगे, 7 था तो ये 7 ही रहेगा, 7 एकम 7, काम खत्म। अब देखते हैं क्या करते हैं, 7 से इसमें गुणा करेंगे, 7 दूना 14 और 14 से 5 में, 14 पंजे 70 और 70 से 3 में, तो 7 तियां 21, 210 और 210 से 3 में, तो 3 जीरो 0 और 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 2 में 2 से जब गुणा कर लेंगे तो 2 जीरो 0, 2 तियां 6 और 2 छंग 12, इस प्रकार से हमें मिला 1260। तो 1260 ये मिनट हो गए, जो कि सब मिनट में है, तो जो समय में अंतर है टोटल वो कितना है, 1260 मिनट। अब 1260 मिनट की बात हो गई, तो हम क्या करेंगे, इस मिनट को अब घंटे में बदल लें, क्योंकि कितना समय बाद अब बजेंगी, तो 1260 मिनट बाद बजेंगी, तो 1260 मिनट का मतलब घंटे बना लें। और 1260 मिनट को घंटा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 8 से इसको भाग देना पड़ेगा, तो 6 से ये 0 0 कट गया, अब 6 से इसको भाग दे देंगे, 6 से भाग देंगे तो देखिए 6 दूना 12 और 6 एकम 6, तो 21 घंटे आ गया, 21 घंटे कुल जो समय लगेगा, मतलब इतने घंटे बाद क्या होगा, पुनः ये इकट्ठा बजेंगी, तो 21 घंटे। अब 21 घंटे का मतलब ये है कि पहले देखिए कब बजी थी, 12 बजे दोपहर में बजी थी, आपके क्वेश्चन में है कि 12 बजे दोपहर में बजी थी ये एक साथ। अब 12 बजे दोपहर में जब ये एक साथ बजी थी, तो आप समझिए कि 12 बजे के बाद 21 घंटे, अब 24 घंटे का मतलब है फिर से 12 बजे, लेकिन 24 में से 3 घटाइए तो 21 हो जाएगा, और 12 में से 3 घटा दीजिए तो कितना हो गया, 9 बजे। इसका मतलब ये पुनः जब बजेंगी तो कितने बजे बजेंगी, अब 9 बजे बजेंगी, 9 बजे। 12 के बाद 21 घंटे जोड़ देंगे तो ये बजेंगी 9 बजे, कब, प्रातः 9 बजे पुनः बजेंगी ये एक साथ। आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए, और समझ में आपको शायद मैंने अच्छे समझाने का प्रयास किया है। भी अगर ना समझ में तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 40 मिलीमीटर 1 लीटर का कौन सा दशमलव भिन्न है। अब देखिए मिलीमीटर में दिया गया है और उसको लीटर में पूछा जा रहा है कि दशमलव का कौन सा भिन्न है। तो 40 मिलीमीटर 1 लीटर का कौन सा दशमलव भिन्न है, तो 1 लीटर का मतलब अगर मिलीमीटर करें तो हम क्या करेंगे, हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 10 मिली बराबर 1 सेंटी, 10 सेंटी बराबर 1 डेसी, 10 डेसी बराबर 1 ग्राम मीटर लीटर। तो इस प्रकार से 3 बार हुआ, मतलब 3 जीरो और 1000 से हमें इसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। छोटे को बड़ा बदलने, बड़े में बदलने के लिए डिवाइड करते हैं, लेकिन हमें भिन्न बताना है, दशमलव भिन्न, तो हम क्या करेंगे, इसको 40 बटा
1000 कर देंगे तो भिन्न में ये क्लियर हो जाएगा, दशमलव भिन्न में 40/1000। और क्यों कर रहे हैं 1000? क्योंकि 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर, और 1000 मिलीलीटर का कौन सा भाग है, तो इसके लिए हम इसको लिखेंगे 40/1000 और 0 से 0 काट देंगे और क्या करेंगे, इसको अब भाग दे दें। तो आप देखिए दशमलव में हमें आंसर लाना है, 100 से 4 को भाग देंगे, या चाहे हम इसको और सरल कर लें तो भी बात वही है, लेकिन डायरेक्ट हम जो हमने ये काट दिया है इसको काटना नहीं है, ये सही है। 4 अभी मत काटिए, आप क्या करिए इसको 100 से भाग दे दीजिए 4 को। 4 को जब आप 100 से भाग दे देंगे तो कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, और दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो लगाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए दशमलव लगाया तो क्या हो गया, दशमलव लगाएंगे तो 40 हो जाएगा, और 1 जीरो और बढ़ाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 400 हो जाएगा। अब 400 को 100 से भाग देंगे तो 100 चौको 400, इसका मतलब 0.04 जीरो लिख सकते हैं, लेकिन 0.04 आपका आंसर आया। तो ये दशमलव भिन्न है, आपको 40 मिलीलीटर को 1 लीटर के दशमलव भिन्न में बदलना था, 1 लीटर का ये 0.04 बनेगा। 1 लीटर का कौन सा दशमलव भिन्न है? तो 1 लीटर का 0.04 दशमलव भिन्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन छोटे हैं लेकिन परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं लेकिन ऐसे ही समझ में नहीं आता क्या करें, और फिर आप गलत कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 600 रुपए को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 1/4 भाग बी के छठे भाग के बराबर है। इनके भागों की राशि का अंतर कितना है? तो पहले इनके भागों की राशि कितनी हुई, मतलब कितना कितना इनको मिलेगा 600 रुपए में से, पहले ये क्लियर कर लें। इसके लिए हम क्या करेंगे, 600 को ए तथा बी में इस प्रकार बांटना है कि ए का 1/4 भाग बी के छठे भाग के बराबर है। तो ए का 1/4 भाग, अब हम मान लेते हैं कि माना जो है ए का भाग क्या है, कुछ मान लेते हैं। तो ए का भाग हम मान लेते हैं x, ए का भाग हमने माना, ए का भाग x माना, लिख दें, माना ए का भाग क्या है, x रुपया है। तो बी का भाग क्या हो जाएगा, जरा कुल पैसा कितना है, बी का भाग 600 रुपया है। इसी 600 रुपए को ए और बी में बांटना है। ए को कितना है दिया गया, हमने माना ये, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो हमने मान लिया ए का भाग कितना है x, और बी का भाग कितना हो जाएगा, 600 में से x को जो दे दिया वो घटा दें तो जो बचेगा वो बी का भाग हो जाएगा। तो बी का भाग क्या हो गया, 600 ऋण x। अब जरा ध्यान दें कि क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या करना है, जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ए का 1/4, ए का 1/4 मीन्स 1/4, ये बी के भाग के, तो बी का भाग कितना है, 600 ऋण x, बी के छठे भाग के बराबर है, बी का छठवां मीन्स 1/6, तो बी का 1/6 के बराबर है। ये हो गया। अब आप जरा इसको सॉल्व करें और आप ज्ञात करें जरा कि क्या निकलता है। ए की जगह पे जो मैंने लिखा है यहां ए का भाग, तो ए का तो मैंने लिख दिया, लेकिन ए का भाग क्या है, ए का x है, उसकी जगह पे हम क्या लिख दें, x लिख देते हैं। x का भाग क्या है, तो हमने x लिख दिया ए की जगह पर। तो चलिए x 1/4 और 600 x जो बी था उसका 1/6, चूंकि छठा भाग उसका है, उसका चौथा भाग मीन्स 1/4। तो चलिए अब इसको जरा आप सॉल्व कर लें जल्दी से, तो आप x की वैल्यू इससे प्राप्त कर लेंगे। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 600 x/6।
और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे इस प्रकार से करेंगे तो 6x हो जाएगा 6x और इक्वल टू 4 से ऊपर गुणा करिए, 4 छंग 2400 ऋण 4x। देखिए x ऋण 4x को इधर ले आइए, 4x को ऋण 4x को जब इधर लाएंगे तो ये धन 4x हो जाएगा और यहां बचेगा क्या फिर 2400 और 6x में से 4x हटा देंगे तो बचेगा कितना, कितना था, अच्छा 6 चौको 24, ठीक है और सही है। अब हमें क्या करना है, 6x में से 4x घटा दीजिए तो कितना आएगा, 2x आएगा। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, x का 1/4 बराबर b के पार्ट का 6ठा भाग, चलिए हो गया तो सही है। आगे जरा देख लें, x अपॉन 4 हो गया और इसका हो जाएगा 600 माइनस x अपॉन 6, ठीक है। अब 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x और इसमें जब करेंगे तो हो जाएगा 6 चौको 2400 और माइनस x मीन्स माइनस 4x और 6, ओह सॉरी हम लोग तो गलत कर रहे हैं, कहाँ ये सही हमने लिखा है लेकिन हम बोल गलत रहे हैं। 6x प्लस 4x ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 2400 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2400 बटा 10। अब क्या करें, 10 से हम इसको भाग दे देते हैं, 10 से जब इसको हम भाग देंगे तो कहां गायब हो गए भाई, दस से इसको भाग देंगे, थोड़ा सा बहक गए ये। चलिए 10 से जब इनको हम भाग देंगे तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, 10 से भाग देने का मतलब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और इस प्रकार से ये, चलिए 10 से कट गया, बचा x इज इक्वल टू 240। अब देखिए x इज इक्वल टू 240 तो a का कितना हो गया पार्ट, आपने क्या माना है x, आपने x जो है माना है, देखिए जरा ऊपर देख लेते हैं तो समझ में आएगा आपको। x आपने माना है a का भाग, a का कितना हो गया, आपने देखिए आपने माना है x का कितना है पार्ट, सॉरी a का पार्ट आपने माना है x। अब आप जरा ध्यान दें कि x की जब वैल्यू निकल गई तो a का पार्ट निकल गया। अब आप लिखेंगे a का भाग बराबर 140 और b का भाग कितना है, b का भाग बराबर 600 ऋण मीन्स 240। 10 में ये जीरो से जीरो, 10 में से 4 घटेगा तो 6 और फिर यहां बचेगा 5, 5 में से 2 घटेगा तो 3, तो 360 जो है ये बी का पार्ट हो गया। अब आपको करना क्या है, आपको ज्ञात करना है इन भागों की राशि का अंतर कितना है। क्वेश्चन में कह रहा है इनके जो भाग हैं ए और बी के, इनकी राशि का अंतर, तो ए और बी के पार्ट तो आपको मिल गए, अब इनका अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, आप घटा देंगे, तो अंतर बराबर 360 ज्यादा है, इससे घटाएंगे 240, तो देखिए घटकर क्या मिलेगा, चलिए घटकर मिलेगा 0 से 0 और 6 में से 4 घटेगा 2, 3 में से 2 घटेगा तो 1, 120 इनका अंतर आया। और आपके क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि इनके जो पार्ट होंगे उनका अंतर क्या आ रहा है, ये आपको बताना है। तो हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है 20 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 324 सिक्कों का योग। देखिए, कुछ सिक्के हैं 20 पैसे के और कुछ हैं 25 पैसे के, या 20 पैसे के बाद जो शेष और हैं सिक्के वो 25 पैसे के हैं, लेकिन कुल सिक्के कितने हैं दोनों मिलाकर? वो है 324। अब इन सिक्कों से रुपया कितना बन रहा है? वो है 71, 71 रुपया। मतलब सिक्कों का जो कुल जोड़कर जो धनराशि बन रही है वो बन रही है 71 रुपए। इनमें 25 पैसे के कितने सिक्के हैं ये आपको बताना है। तो आपको अगर 20 पैसे के कितने ये क्लियर हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे, घटा देते और 25 पैसे का भी क्लियर हो जाता, या 25 पैसे का डायरेक्ट आपको क्लियर हो जाए तो ऐसे कर लेते हैं। चलिए हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम मान लेते हैं कि 25 पैसे के इसमें देखिए हमको दिए नहीं गए कितने सिक्के हैं। जो हमें ज्ञात करना होता है हम उसी को मानते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इनमें 25 पैसे के कितने सिक्के हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि माना 25 पैसे के सिक्के हैं x, माना 25 पैसे के सिक्के हैं बराबर x। हमने मान लिया 25 पैसे कितने सिक्के हैं, x सिक्के हैं। तो 20 पैसे के कितने होंगे ये तो क्लियर हो जाएगा आपका, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 20 पैसे के अतः लिख सकते हैं आप, अतः 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। देखिए कुल कितने सिक्के हैं, 324। अब 324 में से ही घटा दीजिए x सिक्के जो 25 पैसे वाले हैं, तो बचेंगे वो किसके होंगे, 20 पैसे वाले। तो कितने, ये 324 माइनस x, ये हो गया 20 पैसे के सिक्के। अब आप समझ रहे होंगे। अब जरा देखिए 20 पैसे और 25 पैसे का मतलब क्या है, अगर इनको रुपयों में हम समझें तो 25 पैसे का मतलब कि एक रुपए में कितने 25 पैसे होंगे, 4, और एक रुपए में कितने 20 पैसे होंगे, तो 20 पंजे 100, कितने होंगे, 5 होंगे। तो आप जरा देखिए x आपने क्या माना है, x आपने माना है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे वाले जो सिक्के हैं इनको रुपए में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा। तो x सिक्के हैं उनको 4 से हमने भाग दे दिया तो क्या हो जाएंगे, ये रुपए में बदल गए। और दूसरे जो 20 पैसे वाले सिक्के हैं वो कितने हैं, 324 माइनस x, इनको अगर हम 5 से भाग दे दें तो ये भी रुपए में बदल गए, और दोनों मिलाकर कितने रुपए हैं, 71 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यही हमें करना था, अब हमने कर लिया। अब ये बिल्कुल आसान हो गया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे। 4 और 5 का क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो 4 पंजे 20 आएगा। ऊपर क्या करेंगे, 4 से हम 20 को भाग देंगे, 4 पंजे 20, 5 से x में मल्टीप्लाई करेंगे, 5x हो जाएगा। धन 5 से 20 को भाग देंगे, 4 बार जाएगा तो 4 से ऊपर गुणा हो जाएगा। तो 4 से ऊपर गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 चौक 16 का 6, 1 और 4 दूना 8 और 1 9 और 4 12, ऋण 4x, 4 से हमने गुणा कर दिया, इक्वल टू 71। ये हो गया। जरा देखिए क्या करेंगे, अब हम इस 20 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इस प्रकार से, और ऊपर जो 5x है ऋण 4x, इसको सॉल्व करें। 5x में से 4x घटा दीजिए तो 1x बचेगा, प्लस 1296 इक्वल टू 20 से यहां गुणा करिए तो 1 0, 2 1 कम 2, 2 7 14। अब जरा देखिए x इक्वल टू जिसकी हमें वैल्यू याद करनी है उसके लिए क्या करना होगा, उसके बाद इक्वल लगाकर हम बाद में लिखा है उसको लिख लेंगे इक्वल के उस पार वाला,
1296 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -1296। अब जरा इसको घटा लीजिए, 10 में 6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और ये 1 था यहां, अब 1 इधर लाएंगे कैरी तो हो जाएगा 11, 11 में से 9 निकालेंगे तो 2 बचेगा, और यहां हुआ 3, 3 में से 2 गया तो 1। इस प्रकार से अब 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 124। तो x हमने क्या माना था, हमने x माना था 25 पैसे वाले सिक्के। इसका मतलब 25 पैसे वाले जो सिक्के हुए वो कितने हो गए, वो हो गए 100 सिक्के। जब x हमें x की वैल्यू मिली तो 25 पैसे सिक्कों की संख्या मिल गई, और हमसे पूछ क्या रहा है, यही पूछ भी रहा है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो हैं 124। अगर 20 पैसे के सिक्के पूछता है तो क्या करेंगे, इसमें हम 20 पैसे के फिलहाल पूछ नहीं रहा है क्वेश्चन में, लेकिन उसको भी हम देख लें। 20 पैसे के अगर सिक्कों की संख्या पूछ रहा है तो इसमें वैल्यू रखेंगे कितना -124, और 4 मीन्स 4 - 4 = 0, और 2 - 2 = 0, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 200 सिक्के होंगे। किसके, 20 पैसे वाले सिक्के। अब जरा देखिए इनको दोनों को अगर जोड़ते हैं 200 और 124 तो 324 सिक्के टोटल हैं। सही है, आपका आंसर आ गया क्या 124 सिक्के। 124 सिक्के जो आपने 25 पैसे के माने हैं, तो यही आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है, दो संख्याओं का औसत 6.5 है तथा इनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है लेकिन दमदार है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करना तभी आसान होगा जब आपको कभी आपने इसको सॉल्व किया हो और आपको इसकी ट्रिक पता हो। तो दो संख्याओं का औसत दिया गया है। कितने संख्याओं का, दो संख्याओं का। तो दो संख्याओं का योग हम इस औसत से कैसे निकालते हैं, देखिए दो संख्याओं का योग का मतलब हुआ 6.5 गुणा 2। तो 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 1 13, दशमलव यहां लगेगा तो कुल आ गया 13। तो दो संख्याओं का योग आ गया 13 तथा इनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है। अब दो संख्याएं कौन सी हैं ये तो हमें नहीं पता, तो हम क्या करें, दो संख्याएं हम मान लेते हैं। क्या करें, हम दो संख्याएं मान लेते हैं। तो माना दो संख्याएं क्या हुई, a और b, और इसको हम पहले ही लिख लेते। तो क्या करें, यहां लिख लेते हैं, माना दो संख्याएं हैं बराबर a तथा b। तो देखिए ये दो संख्याओं का योग है, इसका मतलब a + b = 13। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब जरा देखिए इनके गुणनफल मीन्स किनके, उन दो संख्याओं के, संख्याओं का गुणनफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त के अनुसार इनका गुणनफल कितना है, इनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है। देखिए भाई क्या दिया गया है, इनके गुणनफल का वर्गमूल। तो गुणनफल और इनका वर्गमूल कितना दिया गया है, 6। समझ में आ रहा होगा आपको। अब जरा इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग जब करेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि इसका तो वर्ग से ये कैंसिल हो जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा ab, और इधर वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग मीन्स 6 × 6, इसका मतलब 36। तो ab मीन्स गुणनफल दोनों का आ गया 36। ये दो चीजें हमें प्राप्त हुई। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब जरा देखिए ये दो चीजें हमें प्राप्त हैं, तो इन दो चीजों से
हम कैसे दोनों का मान ज्ञात करें ए और बी का। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम ऐसा कुछ करें कि जिससे ए और बी, ए प्लस बी है तो ए माइनस बी के फॉर्म में ले आए, लेकिन किसकी मदद से, ए प्लस बी और ए बी की मदद से। तो चलिए हम देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हम लेते हैं और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है, नोट कर लें। ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। जरा देखिए, हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू है और उसी ए प्लस बी की वैल्यू यहां हम रख देंगे, और ए बी की भी वैल्यू है, उसकी वैल्यू हम रख देंगे। जब दोनों की वैल्यू हम रख देंगे तो ए माइनस बी का स्क्वायर निकल आएगा और इसकी मदद से हम ए माइनस बी तक पहुंच सकते हैं। तब हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग अब हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। अब जरा देखिए, ए माइनस बी की वैल्यू हमें निकालनी है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों का योग कितना था, ए प्लस बी, तो दोनों का योग कितना है, 13। आप क्या करेंगे, दोनों के योग की वैल्यू यहां रख देंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 4 ए बी, ए बी का मतलब 30। अब आप जरा देखें, सॉल्व करने जरा सा समझ में आ जाएगा आपको। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 वर्ग करेंगे तो 13 गुणा 13 मीन्स 13 13 169 माइनस 4 से गुणा करिए, 4 का 4 हासिल 2 और 4 12 और 2 14, 140 हो गया। अब क्या करेंगे, आप इसको घटा दें तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, और फिर 6 में से 4 घटाएंगे 2, 1 में से 1 घटाएंगे 0, इसका मतलब 25 आया। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 अगर आ गया तो ए माइनस बी इक्वल टू 25, ये वर्गमूल लग जाएगा, इस बार हटाएंगे तो उधर, या दोनों ओर वर्ग करने पर ऐसा नहीं, सॉरी दोनों ओर वर्ग नहीं, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर। तो ए माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 का मतलब हुआ 5 का वर्ग और अंडर रूट, तो रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आ गया वैल्यू 5। अगर आपको याद है तो तुरंत आपको आता है तो 5 पंजे 25, 5 का वर्ग होगा इसलिए 5 आ जाएगा। ए माइनस बी की वैल्यू निकल आई, ए माइनस बी इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाए। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 को हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू 13, और ये दूसरा क्या आया, माइनस बी इक्वल टू 5। अब जरा देखिए, इनको हम जोड़ेंगे, जोड़ने पर तो दोनों इक्वेशन को जरा जोड़िए तो एक ए और एक ए हो जाएगा 2a, और b से b घट जाएगा, कट जाएगा मीन्स घट जाएगा, और 13 में 5 जोड़िए, 13 5 18 हो जाएगा। इक्वल टू 18, तो a की वैल्यू जब निकालेंगे तो 18 बटा 2, 2 9 18, a इज इक्वल टू 9। देखिए a की वैल्यू जब निकल आई तो b की भी वैल्यू निकल आएगी। अब चाहे आप इक्वेशन नंबर 3 में रख दें या इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, कहीं भी रख देंगे तो वैल्यू निकल आएगी। a की वैल्यू अगर हम 9 रखते हैं तो भी निकल आएगा, अगर दूसरे में थर्ड में रखें तो भी, और पहले में अगर रख देंगे तो भी निकल आएगा। तो आप क्या करेंगे, चलिए हम इसी में रख देते हैं, मान लीजिए ये नजदीक क्या हुआ है, तो करेंगे a माइनस बी, a की जगह पर 9, ये इक्वेशन नंबर से 9 माइनस बी इक्वल टू 9, ये प्लस 5 इधर लाएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, और माइनस बी को जब उधर
और छांटा करके ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस बी। 9 में से 5 घटाइए तो आएगा 4। बी की वैल्यू आ गई 4। अब आप जरा देखिए, बी की भी वैल्यू आ गई और ए की भी वैल्यू आ गई है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात देखिए क्या करना था, क्वेश्चन हमारा क्या था उसको जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन है दो संख्याओं का औसत इतना है, इनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो संख्याएं क्या हो गई? संख्याएं हो गई, कौन कौन सी संख्याएं आई? ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू कितनी? देखिए ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 4। तो संख्याएं हो गई, संख्या क्या है? संख्याएं, संख्याएं कौन सी? ए और बी, और ए की वैल्यू क्या आ गई? 9 और बी की वैल्यू 4। तो 9 और 4 ये दो संख्याएं हैं। अब जरा देखें, इनका अगर गुणा करें, देखिए जरा क्या है। फिलहाल हमारा तो आंसर आ चुका है, लेकिन इन दोनों का अगर औसत पहले निकाल लेते हैं, 9 4 13/2 तो आएगा 6.5। और इनके गुणनफल का वर्गमूल, इनके गुणनफल मीन्स 9 और 4, 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आएगा। तो हमारा आंसर सही है। इस तरह से आप आंसर की जांच भी कर सकते हैं स्वयं से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 30 गुना है। अपने पुत्र की आयु का 30 गुना है। अगर पुत्र की आयु हमें मालूम हो जाए तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति की आयु अपने आप पता चल जाएगी, 30 से गुणा कर देंगे तो 30 गुना मीन्स गुणा 30। तो देखिए हम क्या करें, पुत्र की आयु जब नहीं मालूम है तो हम मान लेते हैं, माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष। तो व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी? व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी? 30 गुना x गुना 30, 30x। समझ गए? इतना वर्ष हो गया, 30x वर्ष। अब जरा ध्यान दें, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 18 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी या तिगुनी होगी। तो 18 वर्ष बाद की बात की जा रही है। आज जो भी आयु, वर्तमान में जो आयु है, 18 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? उसमें 18 हमें जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 18 हमें जोड़ना पड़ेगा। तो क्या है? देखिए जरा, 18 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु, तो व्यक्ति की आयु अभी कितनी है? ये वर्तमान आयु है जो हमने माना है। माना पुत्र की आयु है, हमको यहां लिखना था, तो आप वर्तमान से, या फिर आप माना पुत्र की वर्तमान आयु, तो व्यक्ति की भी वर्तमान आयु है ना। है तो वर्तमान है, था तो फिर भूतकाल हो गया, वैसे भी समझिए। तो है तो वर्तमान है। तो चलिए देखिए, पुत्र की आयु है कितना? x वर्ष। व्यक्ति की आयु 30 गुना तो 30x हो गया। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 वर्ष बाद, तो 18 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? x + 18। 18 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर x + 18, और 18 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु, 18 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु बराबर, समझ लीजिएगा क्या हो जाएगा? 30x धन 18, उसकी भी तो बढ़ जाएगी ना उम्र, इतना वर्ष हो जाएगा। चलिए अब लेकिन कंडीशन क्या है? 18 वर्ष बाद ये तो आयु हो गई, लेकिन है क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए। क्वेश्चन के अनुसार है कि 18 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु, तो 18 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु कितनी हुई?
30x धन 18। तो 18 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु का मतलब 30x धन 18 जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुत्र की आयु की तिगुनी। तो 18 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x + 18 जैसा आपने भी देखा है, इसकी तिगुनी गुणा 3 के बराबर हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लें। अब आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जल्दी देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। सॉल्व हम इस प्रकार करेंगे, ये हो गया 30x और धन 18 लिख ही लेते हैं और 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x धन 3 18 में गुणा करेंगे 3 × 8 = 24 और 1 कम 3 2 5 18 3 54 वैसे भी होता है अगर टेबल आपको याद है तो देख लीजिए क्या करेंगे। 30x ये 3x इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे इक्वल के उस पार से इस पार या इस पार से उस पार पक्षांतर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। 3x इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऋण का 3x हो जाएगा और इधर क्या है 54 पहले से है प्लस का और धन 18 इधर आएगा तो ऋण 18 हो जाएगा, साइन चेंज होगा, इसको ध्यान रखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसको सॉल्व कर लें। 30x में से 3x घटाएंगे तो कितना आएगा 27x इक्वल टू 54 में से 18 घटाइए 18 दूना 36 18 3 54 तो 36 आ जाएगा, या 14 में से 4 घटाएंगे तो 6 और 4 में से 1 घटाएंगे 3। x इज इक्वल टू 36/27 और 3 1 कम 3 3 दूना 6 और 3 9 27। आप फिर से और इसको जरा हल करेंगे तो 3 चौक 12 और 3 3 का 9, x बराबर 4/3। लेकिन जरा देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हमने ऊपर माना है व्यक्ति की आयु कितनी है 30x है, तो अब क्या करेंगे हम 30x जो हमने माना है हम उसी से सॉल्व कर लेंगे, वही तो हमने माना ना वर्तमान आयु, तो उसी जगह ये वैल्यू रख देंगे x की। तो देखिए व्यक्ति की वर्तमान आयु बराबर x गुणा 30 था, x की हम वैल्यू रखेंगे 3 गुणा 30 3 दहम 30 तो 10 से 4 में गुणा हो जाएगा 10 चौको 40 वर्ष। व्यक्ति की जो वर्तमान आयु आई वो कितनी आ गई 40 वर्ष और यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 40 वर्ष कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 है यदि किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि कर दी जाए तथा इसके हर में 10% कमी कर दी जाए तो 16/21 प्राप्त होता है। ये क्या प्राप्त हो रहा है, भिन्न प्राप्त हो रहा है ऐसा परिवर्तन करने के बाद। तो हम मान लेते हैं कि हमारा भिन्न कुछ, देखो हमें भिन्न तो ज्ञात नहीं है तो हम भिन्न मान लें या अंश और हर मान लें और उससे भिन्न बना लें। हम मान लेते हैं कि माना अंश क्या है x है और हर क्या है y है, तो भिन्न क्या हो जाएगा x/y हो जाएगा भिन्न, समझ में आ गया होगा। लेकिन अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, जब भिन्न मानना हो तो इसी तरह आप मान लेंगे अंश और हर मान के, ठीक है ना। अंश ये है और ये हर है, लेकिन जो हमने माना ये क्या है भिन्न है और माना है तो लिख दे रहे हैं। चलिए भिन्न है x/y, ऊपर का अंश होता है और नीचे का हर, वो भी मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। अब जरा देखिए कि भिन्न के अंश में 20% वृद्धि कर दी जाए। अच्छा जब वृद्धि नहीं की गई तो कितना है 100%,
कहते हैं 100% है भाई, 100% मीन्स पूरा है, कंप्लीट है, 1 है पूरा। लेकिन अब 100% मीन्स कंप्लीट है, लेकिन 20% अगर वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 120% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120%। तो अब देखिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो है क्या, अंश में 20% की वृद्धि होने पर हो जाएगा अंश का 120/100। और हर हमारा y है, y में क्या हुआ, हर में 10% की कमी, तो 100 में से 10 घटा दीजिए, 90/100, 90% हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसी को जरा हम सॉल्व कर लें तो ये 100 से 100 कट गया। और अगर न समझ में आ रहा हो तो फिर आप इस प्रकार से समझें कि x से जो गुणा है वो तो ऊपर है, y से गुणा है ऊपर है, मतलब 120x/100, और ये बटा है तो बटे को हम गुणा लिख सकते हैं। और हम जो है क्या करेंगे, 90y, देखिए हमें तो इसको भिन्न में रखना है x और y को, तो क्या करेंगे, 90y और गुणा 100/90y। देखिए आप अगर ध्यान दें तो ये जो बटा है ना ये में हो जाएगा, और क्या है, बटे के नीचे जो रहता है उसको उल्टा कर दिया जाता है। जब हम डिवाइड करते हैं तो ये जो डिवाइड है, ये डिवाइड है, भाग का चिन्ह है, समझ लीजिए बटा जो है। अब बटे की जगह पर भाग है, और इसको हम अगर गुणा कर देंगे तो इसके नीचे जो रहेगा वो उल्टा हो जाता है, तो उसको हम ध्यान देंगे, 100 जो है ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 90y। ये मैंने आपको समझाने के लिए नहीं तो यही मैंने काट दिया था, लेकिन फिर भी आप समझ लें कि कैसे ये कटा होगा। अब ये 100 से 100 कट जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएगा, और 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9। इसका मतलब ये हो गया 4x/3y। तो समझ में आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, जब ये परिवर्तन हो रहा है तो होने के बाद हमें जो भिन्न बनकर जो निकल कर आती है वो क्या प्राप्त होती है, वो होती है 16/21। तो प्राप्त किया ये, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये किसके बराबर होना चाहिए, जो परिवर्तन करने के बाद आ रहा है, तो 16/21 के बराबर होना चाहिए। अब हम इसको जरा सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x/y ये मूल भिन्न है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और जो अंक है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस प्रकार से। तो देखिए भिन्न जो हुआ वो x/y इक्वल टू 16 गुणा 3/21 गुणा 4, 21 गुणा 4। अब 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो देखिए हमें x/y की जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो 4 एकम 4, देखिए 4 एकम 4 और 7 एकम 7। तो इस प्रकार से 4/7 हमें भिन्न प्राप्त हो रही है, जो हमने मूल भिन्न माना था x/y उसके बराबर। तो आंसर हमारा क्या हो गया, भिन्न जो हमें प्राप्त हुई वो क्या हुई, 4/7। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इतना लिखने की वजह से आपको ज्यादा इसको समझाने की वजह से थोड़ा लंबा होता है, नहीं तो ऊपर ही एक ही लाइन में कट जाता है। चलिए देखते हैं, आंसर हो गया 4/7 या 4/7। अगला क्वेश्चन है, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। देखिए इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस, सीपी।
इस प्रकार से 12 वस्तुओं का सीपी बराबर है 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर, सेलिंग प्राइस के, विक्रय मूल्य के बराबर। अब इसी को जरा सॉल्व कर लें। सीपी अपॉन एसपी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सीपी अपॉन एसपी जब नीचे आ गया तो उधर से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 9 के नीचे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। समझ गए होंगे। अब जरा देखिए, इससे आप समझ लेंगे कि सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 9 रुपया, और एसपी सेलिंग प्राइस क्या है, 12 रुपया। 12 रुपए का बेचा और खरीदा कितने का था, 9 रुपए का। तो लाभ हुआ कि हानि? भाई 12 रुपए का उसने बेचा, खरीदा कितने का था, 9 का। कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य या क्रय मूल्य कितना है, 9 रुपया, और बेचने का मूल्य 12 रुपया, तो लाभ हुआ ना, ज्यादा का बेचा ना, तो लाभ कितना हुआ उसको भी आप निकाल लें। लाभ बराबर 12 ऋण 9, मतलब 3 रुपया लाभ हुआ। 3 रुपया लाभ हो गया। लेकिन एक चीज यहां समझे जरा, आपको जो है कॉस्ट प्राइस और एसपी से तो मैंने समझा दिया, और एक चीज ये ध्यान रखना कि एसपी मीन सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो लाभ होगा। ये भी क्यों होगा मैंने आपको बताया कि अगर हमने कम का खरीदा और ज्यादा का बेचा तो लाभ ही तो हुआ ना, इसीलिए सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो लाभ हुआ। नहीं तो आप समझेंगे लाभ हुआ सर बता दिए लेकिन समझ में कम आया, तो मैंने इसलिए नोट करने के लिए आपको समझा दिया ये। तो कितने का लाभ हुआ, 3 रुपए का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत आपको निकालना है ना, तो लाभ प्रतिशत मीन्स क्या होता है, लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ इक्वल टू लाभ बटा क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस मीन्स 9 और इंटू 100। अब आप इसी को सॉल्व करें, क्या आ जाएगा, 100 या 300, अच्छा इसको तो आप काट दें, 300 नहीं, 3 कम 3 और 3 से 9, तो ये हो जाएगा 100 बटा 3। 100 बटा 3 का मतलब 3 से इसको भाग दें, 3 त्रिका 9, 1 10 फिर 10 फिर 3 त्रिका 9 और 1, तो 33 सही 1 बटा 3 प्रतिशत आ गया आपका लाभ प्रतिशत। कितना है, 33 सही 1 बटा 3 प्रतिशत। और आपको ज्ञात क्या करना था, लाभ प्रतिशत ही ज्ञात करना था, तो आपका आंसर आपको मिल गया। लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत है 33 सही 1 बटा, लाभ प्रतिशत 33 सही 1 बटा 3 प्रतिशत, आंसर हो गया ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 5:12 है तथा इसका आयतन इतना दिया गया है घन सेमी। इसकी तिर्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। तो शंकु की त्रिज्या हमें ज्ञात है, r इज इक्वल टू कितना, अच्छा हमें अनुपात में दिया है त्रिज्या और ऊंचाई, तो हम क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे। मैंने आपको कई बार समझाया गया है कि आपको जब अनुपात में कुछ भी दिया हो उसको एक्चुअल में मानना हो तो आप क्या करेंगे, माना r मीन्स त्रिज्या बराबर 5x और ऊंचाई h बराबर कितना, 12x। ये हो गई, हमने मान लिया कि इतना जो है शंकु की त्रिज्या है और ऊंचाई है 12x तथा इसका आयतन इतना घन सेमी है। अब आयतन का, जब आपको ऊंचाई मालूम है त्रिज्या मालूम है तो आयतन का फार्मूला लगा दीजिए। आयतन का फार्मूला हो जाएगा, शंकु का आयतन का जो फार्मूला होगा क्या होगा, शंकु का आयतन का जो फार्मूला है वह है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब आप जरा इसको देख लेंगे, सॉल्व करेंगे। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r मीन्स 5x का स्क्वायर और r स्क्वायर h मीन्स 12x। इस प्रकार से आपने नोट कर लिया। अब जरा देखिए
जो सॉल्व हो सके उसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा काट पीट लेते हैं, लेकिन शंकु का आयतन तो हमें ज्ञात है। देखिए यहां दिया गया ना कि इसका आयतन कितना है 2200 2200 बटा 7, तो इसकी जगह हम लिख दें 2200 बटा 7, ये हो गया। चलिए जरा अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो 3 से 3 एक कम 3 और ये 3 चौक 12, तो ये हो गया क्या 4x। अब इसको जरा देख लें गुणा करके, ये हुआ 22 गुणा 5 पंजे 25x स्क्वायर इंटू 4x और बटा 7। तो आप है 7 से 7 दोनों ओर काट सकते हैं, 2200 बटा 7, 7 से 7 आपने काट दिया। और अब है 2200 और इधर है 22 गुणा 25 एक्स स्क्वायर गुणा 4। चाहे तो आप दोनों ओर 22 से काट सकते हैं, 22 एकम 22 और 22 से इसको काटेंगे तो 22 एकम 22 2 0। इसका मतलब हो गया ये 100 बराबर 25x स्क्वायर 4x और 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 एकम 4 और ये भी 4 एकम। इसका मतलब x स्क्वायर गुणा 7 सॉरी x, तो हो गया x क्यूब और इधर आ गया 1। x क्यूब की वैल्यू 1, तो x इक्वल टू भी 1 ही हो जाएगा, क्योंकि घनमूल 1 का निकालेंगे तो 1 ही आएगा। और x की वैल्यू जब 1 आ गई तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन अपना देखिए कि हमें क्या ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है इसकी तिर्यक लंबाई। अब तिर्यक लंबाई के लिए जरा पहले जो हमें x की वैल्यू जो मिली है उससे हम क्या निकाल लें, r की वैल्यू। तो 5x का मतलब 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई 1, तो 5 5, r की वैल्यू आ गई 5। और यहां भी जरा रख दें वैल्यू, तो 12 गुणा x मीन्स 1, 12 एकम 12, ये सेंटीमीटर ये भी हो गया और ये भी सेंटीमीटर हो गया। तो त्रिज्या आ गई 5 सेंटीमीटर और क्या आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया ऊंचाई। हमें क्या ज्ञात करना है, तिर्यक लंबाई। और तिर्यक लंबाई L बराबर फॉर्मूला होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को हम यूज कर लेते हैं। r स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर धन h स्क्वायर, h मीन्स 12 का स्क्वायर। अब जरा देखिए 5 पंजे 25 और 124 रूट लगा हुआ है 144 और इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 4 2 6 169 और 169 का जब निकालेंगे तो आएगा 13 गुणा 13 बराबर 169 होता है, इसलिए आ गया 13 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया की वैल्यू, तिर्यक लंबाई की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर और हमें यही ज्ञात करना था। तो क्या हो गया, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या चीज, 13 सेंटीमीटर जो तिर्यक लंबाई ज्ञात करना था ये हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अब इस वीडियो का कहां चला गया भाई, इस वीडियो का अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न का मान बताइए। और ये जो थोड़ा सा ये हो गया देखिए, इस प्रकार से वर्गमूल का यूज होता है। कई बार ऐसे लगा कर दिया होता है तो आप घबरा जाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें हम,
इसको सॉल्व करने का सबसे सरल तरीका यही है कि इसको लास्ट से सॉल्व करना शुरू करें। 49 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, और उसके पहले जो है उन सबको ऐसे ही लिखते चले चलें। इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ में आए, कहीं से जल्दबाजी हमें नहीं करना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। जब आप आ जाएगा तो आप इसको ओरल ही कर लेंगे, मुंह जबानी कर लेंगे, फिर इसमें समय ही नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये 29 है, और जब 49 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 7 7 49, तो 7 आ जाएगा, प्लस लगा हुआ है तो प्लस के बाद हमने 7 लिख दिया जो आया उसका वैल्यू। अब आप जरा देखिए, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब फिर से इसको ऐसे ही नोट कर लेते हैं। आपको नोट करने का तरीका बता रहे हैं कैसे करना है, और ये तो ओरल एक ही जबानी में ऐसे ही हो जाएगा आसानी से, लेकिन फिर भी आप इसको समझ लेंगे सॉल्व कैसे करना है। तो 19 प्लस 29 और 7 कितना हुआ, 36, और 36 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 6। समझ गए, अब 6 लिख दिया हमने। अब आगे जरा देख लें, 19 और 6, 19 और 6 कितना हो जाएगा, 25, 25 का वर्गमूल आएगा तो 5 आएगा, और 5 धन √11 धन 5। 19 और 6 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 5, तो वो हमने 5 लिख दिया जो आया। आगे देख लें, अगले स्टेप में क्या करेंगे, √5 प्लस 11 और 5 16, 16 का वर्गमूल 4, तो 5 और 4 9, 9 का वर्गमूल, आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ज्यादा इसमें परेशान होना नहीं है, लेकिन बहुत आसान है, और आसान तब है जब आप इसको ये समझ पाए कि सॉल्व किधर से करना है, कैसे करना है। देखकर तो घबराहट होती है कि अरे ढेर सारा वर्गमूल लगा हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन है कुछ नहीं। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। परीक्षा में देखिए किसी एक तरीके के प्रश्न नहीं आते हैं, तो लगभग मैंने उन सभी प्रश्नों को लेने का प्रयास किया है जिन तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त भी आते हैं। ऐसा नहीं कि बस यही 10 क्वेश्चन की ही तरह आते हैं, अब इनके अतिरिक्त और भी आते हैं, लेकिन हम एक वीडियो में अगर 10 में ही आप उब जाते हैं, अगर और ज्यादा लेते हैं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, तो लंबा वीडियो हो जाएगा। आप सोचेंगे सर इतनी देर तक तो बहुत पढ़ा रहे भाई, उब जाते हैं फिर। तो चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, और इसी तरह से आपको क्वेश्चन आगे भी मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।